हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी 5 डेज़ की पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही थी, आज उसका लास्ट डे है, 5 डे है आज हमारा। और आज जो हम करने वाले हैं वो आपका दिसंबर 2019 वाला क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं आज। तो अब तक इससे पहले जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उन पेपर्स को एक दो बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाएं, क्योंकि आपने अब तक नोटिस भी कर लिया होगा कि जो आपके टॉपिक्स हैं वो कितने अ, मतलब रिपीट हो रहे हैं। टॉपिक से क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। 4 डेज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर मैं सीटेट की सिर्फ एसएसटी की प्रिपरेशन कराती हूँ। एसएसटी का कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा विद पीवाईक्यूज़, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, सब कुछ टोटल यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं। तो अब वैसे भी अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर्स देख लिए हैं तो आपके बहुत हद तक चांस हैं कि आपका इसी बार एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा दिसंबर 2019 का पेपर है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा हिमालयाज़, आपका एप्लेशियन, यूरल और आपका आएगा वॉसेज पर्वत। तो ये इसमें अगर आप देखते हैं तो आपका जो ये वॉस्गस पर्वत है ये आपका ब्लॉक माउंटेन्स कहलाता है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 32। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए एंड बी, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज एंड टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। तो स्टेटमेंट बी भी इनका करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। मतलब कायांतरित शेल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अग्नेय और अवसादी शेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतित शेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। कायांतरित शेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। संगमरमर एक कायांतरित शेल है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये जो आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स हैं ये आपके करेक्ट हो जाते हैं। ये ज्योग्राफी की 6 क्लास की जो ज्योग्राफी है, 6 या 7th क्लास की ज्योग्राफी में से डायरेक्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट अच्छे से पढ़ी है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने डायरेक्ट पूछे गए हैं। On entering which layer of the atmosphere from space to the meteoroids burn up। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत पर आने पर जल जाते हैं। तो वो आपकी होती है मीसोस्फेयर। मध्य मंडल पर जब वो आते हैं तो वो जल जाते हैं। ये आप ज़रूर से एक बार लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। लोगों के आगमन से, घरों के पास के बसावट से, एक छोटे घर में पौधे रखने का कृत्रिम आहत से। ये तो नहीं होगा। एक स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं। तो मूवमेंट ऑफ द पीपल से ये जो ऋतु प्रवास है ये आपका जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन permanent winds and choose the correct option। These winds blow constantly throughout the year in a particular direction। वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज विंड्स। अगर हम बात करते हैं ये दोनों ही जो इसके एग्जाम्पल्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। ये पवनें विश्व भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंपोज इन ब्राज़ील एंड आपका लाइनोस इन वेनेजुला आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुला के लानोस उदाहरण है। किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों। अगर हम बात करते हैं तो ये आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के
टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, या भूमध्य सागरीय वनस्पति के? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट आंसर। क्लाइमेट रिफर्स टू द डे टू डे changes in the atmosphere. Climate of a place is affected only by its attitude and relief. जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावत पर निर्भर करती है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट आ जाते हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। तो आपके बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, identify the source of energy from the given features A and B. It is a conventional source of energy. This source of energy is released when crude oil is brought up to surface. मतलब यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन सी गैस हो जाती है? ये आती है आपकी नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियाज रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है मैत्री, वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में, या एशिया में? तो वो जो आपका है वो अंटार्कटिका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब नॉट ट्रू बताना है आपको। दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। इसका एक निश्चित रासायनिक संगठक होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज अधातुत्व होते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटालिक, इसका जो ये आंसर नंबर 4 है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैचिंग करनी है नर्मदा वैली, वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी नर्मदा घाटी होती है, नर्मदा घाटी अगर आपकी है तो वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर है नर्मदा घाटी के पास। अगर हम वज्जी की बात करते हैं, वज्जी आपका हो जाएगा आरंभिक गणतंत्र। और गारो जो पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ हैं आपकी आरंभिक कृषि। आरंभिक जो कृषि हुई थी वो गारो पहाड़ियों पर हुई थी। और जो गंगा घाटी है, गंगा, एक सेकेंड वेट, इस मैचिंग को हम दोबारा कर लेते हैं, दोबारा से देखते हैं। जो आपकी नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी है आपके आखेट और संग्रहण, ये आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। जो आपका वज्जी हो जाएगा वो होगा आपका आरंभिक गणतंत्र। जो आपकी गारो पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ पर आरंभिक कृषि हुई थी। जो आपकी गंगा घाटी है, गंगा घाटी जो है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर हैं। और सिंधु और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो वहाँ पर आपके प्रारंभिक नगर बसने स्टार्ट हुए थे। ये क्लास 6 की हिस्ट्री के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है आपसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे दिए गए 2 कथन है भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के सामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालाविधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाया समस्यात्मक है। मतलब अगर हम बात करते हैं periodization like Hindu, Muslim and British is appropriate as the religion of the rulers has been the only important historical change। ठीक है, स्टेटमेंट बी आपका हो जाता है, it is problematic to assign precise dates and time spans to historical process that happened over a period of time। अगर हम बात करते हैं इसकी तो जो स्टेटमेंट 1 है आपका, स्टेटमेंट ए है वो आपका रॉन्ग है और जो स्टेटमेंट बी है वो आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Below are the 2 statements in the context of new popular Indian art in the 19th century। Statement 1 इसमें आ जाता है, many paintings mocked at the changes they saw around, ridiculing the new taste of those who spoke in English and warned against women moving out of their homes। मतलब कई चित्रों में आपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया है, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा
औरतों के घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। स्टेटमेंट बी आपका आता है इमेजेस वर यूज टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट आइडियाज एंड इंस्पायर पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये दोनों करेक्ट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली करेक्ट हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसी एक प्राथमिक स्रोत को माना जा सकता है। अगर हम बात करते हैं तो आपकी जितनी भी ये रॉक पेंटिंग्स हैं मध्य प्रदेश में, उनको आप प्राथमिक स्रोत के रूप में आप मान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिल्ड्रन इन प्री ब्रिटिश टाइम्स वर टॉट। ब्रिटिश काल के पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को सरकारी संस्थानों में पढ़ाया जाता था, एक निश्चित फीस लेकर पढ़ाया जाता है, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए, थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट हार्वेस्टिंग टाइम व्हेन दे वर्कड इन द फील्ड। हार्वेस्ट टाइम मतलब साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो इस ब्रिटिश टाइम से जो पहले था वो एजुकेशन इस तरीके से बच्चों को दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 47। ब्लू आर टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जेंस ऑफ नेशनल स्टेट इन यूरोप इन 18th एंड 19th सेंचुरी। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के संदर्भ में ये है। अब इसका स्टेटमेंट ए देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। स्टेटमेंट बी आ जाता है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। तो अगर बात करते हैं 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र रूप में देखने लगे थे, तो ऐसा देखते थे, ऐसा नहीं है। और अगर हम बात करते हैं लोगों में यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट बी इज आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम 48 की बात करते हैं, BCC स्टैंड्स फॉर, आपने देखा होगा इससे जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया है, BCE स्टैंड फॉर। अगर हम 48 क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिफोर कॉमन एरा इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49। हाउ डू वी नो टुडे दैट ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैथोलॉथिक पीरियड। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ठीक है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है? तो उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलिखित है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच के एग मिले हैं, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि उस समय पे शुतुरमुर्ग भारत में होते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई या संभवतः नदियाँ सूख गई। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, ये करेक्ट है। जंगलों का विनाश हो गया था, ये भी करेक्ट है। और जो नदियां हैं वो सूख गई थी। तो ए, बी और डी इसका जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 51। महायान, अंडर द महायान बुद्धिज्म, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। बौद्धिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। अगर हम बात करते हैं कि महायान में क्या हुआ था, तो महायान में स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड, मतलब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही क्या है? मतलब अगर हम देखते हैं तो इसमें आ जाता है उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार पैठा गया।
दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए थे। तो अगर हम बात करते हैं, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंस लाइक बंगाल एंड बंगाल फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का जो नियंत्रण हो गया था वो काफ़ी कठिन हो गया था। ये सही है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, किसके बारे में, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल, मतलब जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से आपका गलत है। अगर हम बातें, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, करेक्ट है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, ठीक है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है, तो ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो रिटन रिकॉर्ड्स की, वो ऐसा नहीं है, इन्होंने रिटन रिकॉर्ड्स का नहीं इनका रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे टॉपिक्स आपके रिपीट हो रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चंस भी आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये 5 डेज़ की जो सीरीज़ है इसको आप ज़रूर से देखिएगा, अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या क्या टॉपिक्स आपके रिपीट हुए, क्या क्या क्वेश्चंस थे जो रिपीट हुए। इससे क्या होगा कि आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मैं एसएसटी का पेपर भी डिस्कस करूँगी कि जो पेपर आया है, ठीक है, क्योंकि जो एक ऑफिशियल आंसर की होती है वो एक अलग ही आती है। हम गेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपके रिपीट हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54। हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था, मतलब 1857 में उनका कंट्रोल खो गया था, उसके बाद ब्रिटिशर ने अपना कंट्रोल किया था, तो वो किस तरीके से किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करके, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीति बनाकर, तुष्टीकरण, संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। ऐसा नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए थे, ताकि जो इंडिया के मैटर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से संभाला जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, ऐसी क्या है जो उसकी विशेषता नहीं है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया देना, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। तो मतलब जो आपकी विशेषता नहीं है वो ये वाली है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया इज नोन एज द लिटिल तिब्बत, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आपने देखा होगा, तो जो लद्दाख है उसको छोटा तिब्बत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द एपीलेट सिस्टम इन इंडिया, भारत में अपील प्रणाली और पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं। मतलब न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, या निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो ये क्या होता है, अगर आपकी निचली अदालत में कोई चीज़ नहीं सुनवाई ठीक से हो रही है तो आप उच्च न्यायालय में जाके अपील को दायर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा है जो नहीं है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, करेक्ट। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। इस पठार पर पश्चिमी की ओर बहने वाली महानदी, कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। तो जो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका इज करेक्ट, अफ्रीका के बारे में सही है। कौन सा एक स्टेटमेंट है जो अफ्रीका के बारे में सही है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन ऑटम बिकॉज, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है,
क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। ये सारे ही रॉन्ग है। जो विंड मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज known as the Costa Rican approach in the area of public health। मतलब जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। मतलब सैन्य बल नहीं रखना जिससे कि जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खर्च किया जा सके। ठीक है, ये एक कंट्री है जहाँ पर ऐसा होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 1997 द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड द विशाखा गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कहाँ पर किया है? ये आप कहाँ पर ये चीज़ हुई है? अगर हम बात करते हैं तो ये उनके वर्क प्लेस में कहाँ पर हुआ है? ये कार्यस्थलों पर, महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? भारत में जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। कौन नहीं है? वो है म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर जो होता है वो आपका अधिकारी नहीं होता है। पटवारी, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल ये सब होते हैं, बट काउंसलर जो होता है वो नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट आर द डी.के. वासु गाइडलाइन विच वर लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. वासु निर्देश क्या हैं? अगर हम बात करते हैं डी.के. वासु निर्देश की, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगार से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, गिरफ्तारी, नजरबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। अगर हम डी.के. वासु की बात करते हैं तो उन्होंने ये वाली गाइडलाइंस दी थी। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ विच कैटेगरी। मतलब वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अगर हम बात करते हैं तो वो आपका आ जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इस, इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर्स में शायद प्राइमरी सोर्स पूछा था अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो 67 की अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी सोर्स क्या है? भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के कार्ड, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास का पाठ्य पुस्तक। तो ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ये आपकी सेकेंडरी सोर्स में आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देख लेते हैं। कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निम्नलिखित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के लिए। एग्जामिनेशन आर artificial situations created for the convenience of the system and not for the individual learner. A shift in emphasis on testing competencies and away from memory would reduce stress in social science classroom। मतलब स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की क्रियाओं में तनाव को कम करेगा। ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन एम ऑफ आ सोशल साइंस टीचर शुड। मतलब अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए जब वो सोशल साइंस पढ़ाने? शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थी को तैयार करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सरकार ने निर्णय दिए उन सबको स्वीकार ही किया जाए। कुछ अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो जो ये वाला आपका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 2, टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ कनेक्शन बिटवीन ऑल एलिमेंट्स दैट शेप सोसाइटी। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस इज। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य
जो उद्देश्य है वो क्या है? पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने या चिन्हित करने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। टू गिव लर्नर्स फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर देम टू स्ट्राइव टूवर्ड्स, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्टूडेंट के फेवर में है। नेक्स्ट आ जाता है, फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव पेडागोजिक टूल इन द सोशल साइंस क्लासरूम बिकॉज, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि क्यों उपयोग किया जा सकता है? फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, ठीक है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं, ठीक है। फिल्में ऐसी कहानी, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो गई हैं, बिल्कुल करेक्ट। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, बी एंड सी, ये दोनों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 72, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? मैप इन इज अ सोशल पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट फ्रॉम टाइम immemorial. North has always been shown at the top of a map in all the social political contexts. Map is a three-dimensional device, whereas we live in a two-dimensional world. Map is an aid to डेवलप आ सेंस ऑफ टाइम इन लर्नर, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, मैप इज़ अ सोशल पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट, सिर्फ यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना, नहीं, ऐसा नहीं आएगा, पर्सनल चीज़ क्लास में नहीं होती हैं। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों और अनुभवों के को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना, हाँ। तो ए एंड सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। वाइल टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालाक्रमिक रूपरेखा के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको हिंदी में लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। अगर आपको इंग्लिश में लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो एक बार आप उसको हिंदी में ज़रूर पढ़ें। वहाँ बैठ के आप ये ना समझें कि भाई मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सीटेट के आपके सर्टिफिकेट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ आपके मार्क्स लिखे होंगे और वहाँ पर लिखा होगा कि हाँ आपका क्लियर है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ उतना ही मतलब होता है। तो आप ये ना समझे कि भाई इंग्लिश में तो भाई पूरा पेपर हम इंग्लिश में ही देना है, ऐसा नहीं है। आपको हिंदी में अगर कोई लाइन समझ में आ रही है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 74 की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है ए, बी और सी, ये आपका करेक्ट हो जाता है। ए, बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? अगर आप बात करते हैं तो यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना चाहिए, ठीक है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अब एक बात बताइए, जब वो दृष्टिबाधित हैं, जब वो देख नहीं सकते, तो आकर्षक दृश्यों का प्रयोग करके क्या फायदा होगा? तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल मतलब जिससे वो स्पर्श कर सके, टेक्टाइल, इसकी वाली चीज़ें रखना। तो ये तीनों ए, सी एंड डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ऑप्शन को अगर निकाल देना तो आपको आंसर बहुत आराम से मिल जाता है, ठीक है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इस बार अगर आप ध्यान रखें तो अपने टाइम का बहुत ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही ना हो पाए। किसी भी एक क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगानी है। अगर आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आ रहा है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम ये क्वेश्चन ले रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है। और कोशिश करें कि जिस जिस क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप फटाफट से करते चलें, और जो आप छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं जिन क्वेश्चंस को, उनके लिए बाद में इतना टाइम ज़रूर रखें कि बाद में एक बार उनको देख के उनको टिक कर सकें, ठीक है।
और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखनी है। कंसिडर द स्टेटमेंट्स ऑन प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट जो विधि आपकी आ जाती है यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ठीक है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बनाती है, ठीक है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, नहीं। ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, इट इज़ नॉट अ टीचर सेंटर्ड मेथड। इट अलाउ लर्निंग थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी और स्वयं निर्देशित क्रियाकलापों को बनाती है। तो ए बी और डी जो होगा, ए बी और डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, अ सोशल साइंस टीचर विलिंग टू एक्वायर विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव वुड व्यू द लर्नर एज। मतलब शिक्षा अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका ए बी और सी तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी हेल्पफुल टुवर्ड्स मेकिंग सोशल साइंस करिकुलम मोर इंक्लूसिव। मतलब सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में से कौन सहायक हो सकता है? अगर हम बात करते हैं पाठ्यचर्या चर्चा को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। नेक्स्ट आता है आपका कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली होना, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, अधिकारीकरण, निम्न वर्गीय प्रश्नांकों के एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो अगर आप बात करते हैं 78 की, तो इसमें से जो ए और सी ऑप्शन है वही आपका करेक्ट हो जाता है। ए एंड सी आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79, वाई शुड स्टूडेंट लर्न टू बी क्रिटिकल। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? क्योंकि उसका क्या रीज़न है कि कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए नहीं, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए ये मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 80, सेलेक्ट द एग्जाम्पल दैट रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। कौन सा इसमें से एक उदाहरण है? सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से अलग है। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वह सुचिता हिंदी बोलती हैं। अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी इसमें आएगा कि जो परितोष है उसको अगर बांग्ला लैंग्वेज अच्छे से आती है तो सुचिता है उसको हिंदी बहुत अच्छे से आती है। ये क्या है? ये एक तरीके की डाइवर्सिटी है कि विविधता है, इसको हम विविधता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 81, अ सोशल साइंस एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बॉम्डिला, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग एंड लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए हुए दो राज्यों को इंगित करने के लिए कहेंगे? अगर आप बात करते हैं मिजोरम और मेघालय एक मानचित्र पर, मणिपुर और सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर, नागालैंड और त्रिपुरा एक समय रेखा पर। अगर आप बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट देते हैं contemporary understanding of social science pedagogy encourages teachers to do all of the following except। मतलब इसमें से एक कौन सा जो आपको छोड़ना है? सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापिका को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, क्या एक ऐसी चीज़ है? शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ाने और स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। नहीं ऐसे रटे रटाए तो नहीं होती हैं चीज़ें। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना, उनके अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये इसको छोड़ना है, मतलब जो छोड़ना है वही करेक्ट हो जाएगा। तो 82 का 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। देखो स्टीरियोटाइप का फिर से क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बोला था कि जो स्टीरियोटाइप वाला ये टॉपिक है इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अपने टॉपिक्स को नोट किए हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इन 5 डेज़ की सीरीज़ में
आप एक नोटबुक में टॉपिक्स को नोट करिए, जिसमें आप अलग अलग भी उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, और नहीं तो सिर्फ आप डायरेक्ट टॉपिक को लिख सकते हैं और कौन कौन से ईयर में उससे आए हुए हैं उससे आप रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप का ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिर से आया है 83 का। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है स्टीरियोटाइप का, वो आपको बताना है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। तो ये तीनों ही आपके स्टीरियोटाइप के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो आपका ये वाला है, वाइल बॉयज ट्राई टू monopolize the class discussion, attention is given to both girls and boys to encourage participation। जो ये वाला आपका आता है, ये स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, तो जो नहीं है वही इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 84, इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वुड रिक्वायर, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, क्या होगा? अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितनी भी पुरानी हो, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के ट्रायंगुलेशन को प्रमुखता देना। अगर हम 84 की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी और डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लिटरेसी टेक्स्ट हाउएवर ओल्ड दे मे बी, एंड नेक्स्ट आ जाएगा गिविंग प्राइमेसी टू ट्रायंगुलेशन ऑफ सोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 85, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है? कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, बिल्कुल भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, और कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, दंड का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो ये अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा। ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई टू, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा ताकि 86 का ये जो आपका आ जाता है इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, क्योंकि स्रोत मिलेंगे तभी तो हिस्ट्री है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। हिस्ट्री इंगेज विद डिफरेंसेस इन द इंटरप्रिटेशन एंड एक्सेप्ट द डोमिनेंट कम्युनिटीज़ व्यूज़, जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उनके व्यूज़ को एक्सेप्ट करना, नहीं ऐसा नहीं है। हिस्ट्री व्यू इवेंट्स बाई सिचुएटिंग दैम विद इन सोशल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। तो आपका ए बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 86, द राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट इन इंडिया, मतलब प्रदूषण रहित जो आपकी हवा है, हवा का जो अधिकार है भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? तो वो है आपका जीवन, लाइफ के रूप में, क्योंकि सांस ठीक से मिलेगी तभी तो जीवन चलेगा। हु कॉइंड द फेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन डिस्क्राइब इंडिया, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे, जिन्होंने ये किया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? ये आपका आ जाता है दो सदस्य ऐसे होते हैं जो कि मनोनीत किए जाते हैं, मतदान द्वारा नहीं चुने जाते। आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन 2006 नेपाल में सरकार के रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बाद के डायरेक्ट क्वेश्चन हैं और डायरेक्ट आपके चैप्टर से लिए गए हैं। अब आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आपकी तैयारी जैसी भी हो, अगर आपकी 5 डेज़ की सीरीज़ आप देख लेते हैं तो आपके बहुत हद तक चांस है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और आपने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करी हुई है और बाद में ये आप सारे क्वेश्चन पेपर्स को कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, टाइम को मैनेज करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो उसको दोबारा पढ़िएगा, और एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा ताकि बाकी के क्वेश्चंस आपके छूट जाएं, क्योंकि आपको सीडीपी का पोर्शन भी करना है, लैंग्वेज के भी दोनों करने हैं, फिर आपका एसएसटी का पोर्शन भी है।
तो कोशिश कर पाएँ कि आप अपने सारे टाइम को अच्छी तरीके से डिवाइड करके तब क्वेश्चंस करें। एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं और बाद में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? अगर चैनल अच्छा लगा है और यूज़फुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।